आज के हमारे गेस्ट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट गेस्ट ऑन द पॉडकास्ट. ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोटक म्यूचुअल फंड. ही इज आल्सो इन द कमिटी ऑफ सेबी एंड ऑल इंडिया म्यूचुअल फंड एसोसिएशन. He is also in the economic advisory committee to the Prime Minister, the one and only Mr. Nilesh Shah sir. How are you sir? I'm fine, thank you Arjun. यंग इन्वेस्टर्स सर होते हैं वो क्या करते हैं कि दे विल जस्ट गूगल कि मतलब क्या क्या फंड चल रहा है, ये फंड का ग्राफ इतना अच्छा है, फिल्टर लगा देते हैं कि मैक्सिमम रिटर्न किसका है, बस इन्वेस्ट कर दिया, दैट्स इट. तो अगर वो सिंपल होता तो हम और आप सब करके पैसेदार बन जाते हैं. एक चीज किसी ने कही जो आज तक याद है कि देख बेटा, दलाल स्ट्रीट में लक्ष्मी माता का पूजन दिवाली को करते हैं, बट सरस्वती माता का पूजन रोज करना पड़ता है. सबसे एक बड़ी गलती जो यंगस्टर्स करते हैं इन्वेस्टिंग जर्नी में, सेबी कहती है 9 आउट ऑफ 10 स्पेक्यूलेटर एफ&ओ ट्रेडिंग में लॉस करता है, लेकिन 10 आउट ऑफ 10 यंग इन्वेस्टर है वो बिलीव करते हैं कि हम तो वो 9 नहीं है. मुझे एक फ्रेमवर्क बताइए कि कोई यंगस्टर्स है वो अब रियल वेल्थ इन लॉन्गर टर्म कैसे क्रिएट कर सकता है. पहले तो आईपीओ का पूरा वेव आया है, आंख बंद करके वो ग्रे मार्केट प्राइस देख के दे विल जस्ट अप्लाई. अगर आप सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के निवेश करने वाले हैं तो आपको ही पता है कि उसका क्या रिजल्ट आएगा. वो लोग ये समझते हैं कि आईपीओस आर टू बी एग्जिटेड. वो सबने शादी एक दिन के लिए की है या ट्रू. आईपीओ से पहले जब भी जो मीटिंग्स होती है तो आपके रिसर्च एनालिस्ट की टीम, रिस्क मैनेजर्स, क्या बातचीत होती है ड्यूरिंग दोज मीटिंग्स. हम तो किसी भी एंटरप्रेन्योर से 3 चीज समझने की कोशिश करते हैं. ये त्रिवेणी संगम मिल गया तो उस प्रमोटर के साथ बैठ जाओ. क्रिप्टो इज सेफ और इसका मतलब फ्यूचर है जो लोग बात कर रहे हैं वैसा, या फिर क्रिप्टो में यू ऑलवेज बिलीव दैट देयर इज सम ग्रेटर फूल हु विल बाय दिस क्रिप्टोज एट अ हायर प्राइस देन व्हाट आई हैव पेड. As long as you believe in greater full theory, please go ahead and invest. आप प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी में है, उसमें आपका रोल क्या होता है? जो सीजन्ड इन्वेस्टर्स होते हैं वो मार्केट क्रैश के वक्त क्या साइकोलॉजिकली बिहेव करते हैं वर्सेस यंग इन्वेस्टर्स. बहुत सारे जो यंग इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पेरेंट्स उनको क्या बताता है कि रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक मार्केट आर रिस्की. तो हाउ डू दे मूव फॉरवर्ड? While you're waiting to invest, others are already compounding wealth. The truth is, delaying today compromises tomorrow. At Udani Capital Services, we offer a free wealth roadmap in respect to investments, portfolio management, insurance planning, and digital goal tracking, all backed by strong research, all in one place. Stop waiting and click the link below in description. Because money doesn't wait for anyone. So आज के हमारे गेस्ट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट गेस्ट ऑन द पॉडकास्ट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस एंड फंड मैनेजर्स. Today's guest is the pioneer of the finance. He is the managing director of Kotak Mutual Fund. He's also in the committee of SEBI and All India Mutual Fund Association. He is also in the economic advisory committee to the Prime Minister, the one and only Mr. Nilesh Shah sir. How are you sir? I'm fine, thank you Arjun for having me here. कैसे सर, कैसा रहा आज का मुंबई का ट्रैफिक आपका? से मुंबई और ट्रैफिक सिनोनिमस है. एंड जितनी मतलब डेबिट हम सरकार को दे सकते हैं, म्यूनिसिपैलिटी को दे सकते हैं, उतनी डेबिट लोगों की इनडिसिप्लिन को भी देनी चाहिए. राइट. सो सर आज का पॉडकास्ट हमारे लिए स्पेशल इसीलिए है क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स है, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल पॉडकास्ट चैनल स्पेशली, तो बहुत सारे हमारे व्यूअर्स आर यंग इन्वेस्टर्स. सो आज की पॉडकास्ट हमने टॉपिक्स इस ऐसे क्यूरेट किए हैं कि उनको पहले से एंड तक सब कुछ क्लैरिफाई हो जाए, क्योंकि जितने कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आप क्रिकेट और बहुत सारी एनालॉजीज में ईजिली समझा देते हैं, आई डोंट थिंक एनी वन इन दिस कंट्री हैज़ अ बेटर एक्सपर्टीज देन यू. बट बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है कि आप प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी में है. तो पहले मैं वो जानना चाहता हूँ बिफोर डाइविंग इनटू द फंड्स एंड ऑल ऑफ दैट, कि उसमें आपका रोल क्या होता है, व्हाट यू डू ऑन अ रेगुलर बेसिस. सो मैं पार्ट टाइम मेंबर हूँ. ओके. मेरे कुछ सहयोगी फुल टाइम मेंबर है, तो वो हमसे कहीं ज़्यादा काम करते हैं. हमारा काम है मार्केट रिलेटेड जो भी फीडबैक मिलता है वो हम प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाए. कभी कभी उनकी तरफ से भी काम मिल जाता है.
एसेंशियली हमारा काम है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब है वो राम सेतु की तरह एक भगीरथ कार्य कर रहे हैं। तो रामायण में कहते हैं कि जब राम भगवान ने समुद्र पे सेतु बनाना चालू किया तो उनके बंदर थे, रीछ थे, बहुत सारे सिपाही थे, सब मदद कर रहे थे, पत्थर लेके जा रहे थे। वहाँ पे कुछ गिलहरी थी, वह भी छोटे छोटे पत्थर लेके जाने लगी। तो बंदरों ने राम भगवान से शिकायत की कि ये गिलहरी पाँव में आ जाएगी, मर जाएगी, और उनके छोटे छोटे पत्थर से क्या होगा, हम तो इतने बड़े पत्थर उठा के लेके जा रहे हैं। तो राम भगवान ने कहा कि हर कोई अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो गिलहरी अपना काम कर रही है, आप अपना काम करिए। तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी एक राम सेतु जैसा भगीरथ कार्य कर रहे हैं, भारत को विकसित भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब वो गिलहरी हैं जो छोटे छोटे पत्थर उठा के उस सेतु बनाने में मदद कर रही है। पर उसमें अगर हम ब्रेक डाउन करें कि इसमें डे टू डे मतलब एक्टिविटीज़, क्योंकि हम तो बस यही सुनते हैं कि इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी टू द प्राइम मिनिस्टर, पर अगर हम थोड़ा ये ब्रेक डाउन करें कि एक्चुअल स्कोप ऑफ वर्क इसमें क्या होता है, व्हाट एक्सपेक्टेशंस आर सेट फॉर अ पार्ट टाइम मेंबर और अ फुल टाइम मेंबर। सो जो फुल टाइम मेंबर है उनके ऊपर तो बहुत सारा काम का बोझ रहता है। अलग अलग प्रकार के रिसर्च करते हैं, पॉलिसी मेकिंग में मदद करते हैं। हमारा काम है एक फीडबैक देना कि आपकी ये पॉलिसी है, उसके ऊपर हमें ये दिख रहा है, इकोनॉमी में हमें ये दिख रहा है, ऐसे करेंगे तो अच्छा रहेगा, ये करेंगे तो अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज़ है, कभी कभार उनकी तरफ से काम आ जाता है कि हमें ये पॉलिसी बनानी है, उसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है तो आपकी मदद चाहिए। तो ओवरऑल इट्स मोर लाइक फीडबैक एंड कंट्रीब्यूशन कि मार्केट के नज़रिए से आप पॉलिसी मेकिंग में क्या मदद कर सकते हैं। तो अगर हम एग्जांपल के साथ समझे तो जैसे अभी GST 2.0 के रिफॉर्म्स आए या फिर उससे पहले कोई टैक्स कट की बात होती है, तो ये सभी टाइम पे बिफोर गवर्नमेंट रोल्स आउट टू दी ऑडियंस आपसे हर बात नहीं क्रॉस चेकिंग। सरकार का कामकाज बहुत विशाल है और हम लोग पार्ट टाइम मेंबर हैं, बट एक फीडबैक हमने जरूर दिया था कि हमें अर्बन कंजम्पशन में स्लो डाउन दिख रहा है। रूरल कंजम्पशन अच्छी तरह से बढ़ रहा है, बट अर्बन कंजम्पशन में स्लो डाउन है। तो उस फीडबैक के तहत, और ऐसे उनको फीडबैक कई जगह से मिले होंगे, तो उन्होंने एक इनकम टैक्स में राहत दी जो तकरीबन 1 लाख करोड़ लोगों की टैक्स पेयर्स की जेब में रखा। फिर ये GST की राहत मिली, इसमें इस साल 50,000 करोड़, अगले साल 1 लाख करोड़ की बचत नेट बेसिस पे कंज्यूमर्स की जेब में जाएगी। हो सकता है पेट्रोल डीजल के अगर दाम नीचे जाए तो वहाँ पे कट हो सकता है। तो कुल मिला के कंजम्पशन को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने कई कदम उठाए। तो वहाँ पे कहीं पे गिलहरी की तरह हमने जो फीडबैक दिया था कि अर्बन कंजम्पशन में हमें थोड़ी सबड्यूटनेस दिख रही है, सॉफ्टनेस दिख रही है, और उसको करेक्ट करने के लिए आप इस प्रकार के कदम उठा सकते हैं। तो ये जो भी अनाउंसमेंट हो गई है, इससे सिवाय भी और कोई अनाउंसमेंट या फिर और कोई इम्पोर्टेंट पॉलिसीज पे डिस्कशन चल रहा हो जो आप मे बी ऑडियंस को बता सकते हैं विच माइट कम इन द फ्यूचर? सो हमारा काम है सुझाव देना। पॉलिसी मेकिंग तो सरकार का दायित्व है, तो ये तो फीडबैक चलता रहता है। सरकार इतनी विशाल है और उसे उस कॉम्प्लेक्सिटीज़ का सामना करना पड़ता है कि वहाँ पे डिसीजन मेकिंग हमेशा कंसेंसस से होगा। अलग अलग प्रकार के लोगों का मत लेना पड़ेगा, कंसेंसस बिल्ड करना पड़ेगा, तब जाके वो आगे बढ़ पाएंगे। परफेक्ट। सो सर, मूविंग नाउ टूवर्ड्स द करंट मार्केट सिचुएशन जो हमें बात करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल GST से बात स्टार्ट करते हैं कि GST 2.0 से व्हाट डू यू थिंक विल बी द मार्केट इम्पैक्ट? मार्केट ने काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें डिस्काउंट करके रखी हैं। जब सरकार ने इनकम टैक्स में राहत दी बजट के अंदर, तब उम्मीद बन गई थी कि अब सरकार कंजम्पशन को बढ़ावा देगी। अर्बन कंजम्पशन में जो सबड्यूटनेस दिखी गई, ऑब्वियसली उम्मीद थी कि अब कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए और कदम भी उठाए जाएंगे। तो ये जो हो रहा है, इनकम टैक्स कट, GST कट, पोटेंशियल पेट्रोल डीजल प्राइस कट, 8th पे कमीशन, ये मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट करके रखा हुआ है।
ये सारी चीज़ें मार्केट के प्राइस में, वैल्यूएशन में ऑलरेडी प्राइस हो चुकी हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ GST 2.0 कैन स्टार्ट स्टॉक पिकिंग, जो हमारे स्पेशली यंग इन्वेस्टर्स है उन लोगों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लाइक आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ GST 2.0 इमीडिएटली ये इफेक्ट दिखती है स्टॉक मार्केट पे, या इट टेक्स 4 to 6 months लाइक पुराने स्टॉक्स, बिकॉज देर आर मोर FMCG कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स विच देर आर स्टॉक्स अवेलेबल ऑलरेडी। तो बहुत सारे यंग इन्वेस्टर्स क्या सोचते हैं कि ये मतलब अनाउंस हुआ देन लेट अस जस्ट पिक द स्टॉक्स और इमीडिएट मार्केट पे इम्पैक्ट दिखेगा। सो पहले तो इन्वेस्टर्स को ढूंढना पड़ेगा कि वो इन्वेस्टर है, स्पेक्यूलेटर है। अगर आप ट्रेडर है तो बाई ऑन रूमर, सेल ऑन न्यूज़। अगर आप इन्वेस्टर है तो आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। भाई तू ज्योतिषी है जो 10 साल में क्या होने वाला तुझे पता चलने वाला है। 10 साल के लिए आप GST रेट कट के ऊपर निवेश करना चाहेंगे तो गलत ही होगा। तो पहले तो डिसाइड कर लो कि भाई तुम हो कौन, ट्रेडर हो, स्पेक्यूलेटर हो या इन्वेस्टर हो। अगर ट्रेडर हो तो ट्रेड करिए, बट देन स्टॉप लॉस अपनाइए। अगर इन्वेस्टर है तो ये इन्वेस्टमेंट की थीसिस बिकॉज GST रेट कट आए उसके ऊपर थोड़ी बना सकते हैं 10 साल के लिए। 10 साल में तो दुनिया इधर की उधर हो जाएगी। तो पहले तो डिफरेंस करना सोचिए, समझिए आप स्पेक्यूलेशन कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अभी जो करंट मार्केट सिनेरियो है सर, तो सबसे ज़्यादा मार्केट मूविंग फैक्टर अकॉर्डिंग टू यू कौन सा है? नॉर्मली इनको 3 चीज में आप कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है फंडामेंटल, स्टॉक्स आर स्लेव ऑफ अर्निंग पावर। कंपनी के प्रॉफिट बढ़ेंगे आज नहीं तो कल, मार्केट कैप बढ़ेगा। बट फंडामेंटल कई बार टॉर्टोइस की तरह चलते हैं तो लोगों को दिखेगा ही नहीं कि ये मूव हो रहे हैं, उनको लगता है ये तो बैठा पड़ा है। दूसरा है सेंटिमेंट। कई बार फंडामेंटल अच्छा है बट सेंटिमेंट खराब है। एक गुजराती में कहावत है, जेनी डार बगड़ी है नो दिवस बगड़ियो। तो ऐसे बहुत सारे नमूने स्टॉक मार्केट में मिलते हैं। उनका दिन बिगड़ा है इसलिए उनका सेंटिमेंट खराब है तो वो बेच देते हैं। और तीसरा है फ्लोस, पैसा। इन द शॉर्ट टर्म मनी कैन मूव मैनी थिंग्स बट लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स प्रिवेल। So when you're analyzing market, you have to think about sentiment, you have to think about fundamentals, you have to think about flows. तो जो भी सर हमारे यंग इन्वेस्टर्स देख रहे हैं उनको आप कैसे ये समझाना चाहेंगे कि वाई इज़ इट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन इंडिया? बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि हम सिर्फ इंडिया में इन्वेस्ट करें या फिर ग्लोबली जो मार्केट है वहाँ पे भी ऑप्शंस ढूंढे जाएं आज की तारीख में इन द 2025, 2026 और मे बी लेट्स से नेक्स्ट 3 years और समथिंग। तो what do you think the Indian market and what the people or young investors should learn about the current Indian market? So सबसे पहले आप क्रिकेट खेलना सीखे हैं। अब दुनिया फुटबॉल खेलती है तो आप फुटबॉल खेलने नहीं जा सकते हैं। भाई उस गेम के तौर तरीके पहले सीख ले फिर खेलने जा, नहीं तो बल्ला लेके फुटबॉल खेलने जाएगा तेरी पिटाई हो जाएगी। सेम चीज़ आप गली क्रिकेट खेलते हैं और फिर टेस्ट मैच में जाएंगे तो खेल का लेवल अलग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टर्स हैव टू रिकग्नाइज देमसेल्फ। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जब मार्केट अच्छा करे तो सब बोलते हैं मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं रिस्क ले सकता हूँ। और जब मार्केट बुरा करता है तो सब लोग फिक्स्ड डिपॉजिट निवेशक बन जाते हैं। तो पीपल विल हैव टू फर्स्ट डिफाइन द रिस्क प्रोफाइल। अगर आपने कोविड के समय में खरीदारी की तो आप एग्रेसिव रिस्क टेकर हैं। अगर आपने कोविड के समय में डर के मारे बेच दिया तो आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं। और आपने कोविड के समय में न खरीदा न बेचा बट जो चल रहा था वो चलने दिया तो आप एवरेज रिस्क टेकर हैं। अब आप T20 के प्लेयर है तो T20 की तरह खेलिए। अगर आप टेस्ट मैच के प्लेयर है तो टेस्ट मैच की तरह खेलिए। वनडे के प्लेयर है तो वनडे की तरह खेलिए। बहुत कम खिलाड़ी ऐसे हैं जो T20, टेस्ट मैच और वनडे सभी में बहुत अच्छी तरह खेल पाए। कई बार लोग टेस्ट से रिटायर होते हैं, सिर्फ वनडे खेलेंगे। कई बार T20 से रिटायर होते हैं सिर्फ वनडे पे फोकस करने के लिए। तो जिस तरह क्रिकेटर अपनी फिटनेस, अपना एप्टीट्यूड समझता है, उसी तरह निवेशक को अपनी रिस्क प्रोफाइल और अपना एप्टीट्यूड समझना चाहिए। उसके बाद आपको असेट एलोकेशन करना है
कुछ पैसा डेट में, कुछ पैसा इक्विटी में, कुछ पैसा रियल एस्टेट में, कुछ पैसा कमोडिटी में। हमारे यहाँ पे है कि बस अब मैं बल्ला लेके खेलने उतर पड़ूं। भाई पहले क्रिकेट के तौर तरीके समझ, नियम समझ, पिच कैसी है उसका ध्यान दे। ऐसे ही खेलने चला गया तो रन बनाने की या विकेट लेने की बहुत कम गुंजाइश है। प्रिपेयर करके गए तो मैच जीतने के अच्छे चांसेस हैं। तो जैसे आपने सर बताया कि रियल एस्टेट और कमोडिटीज भी देखने चाहिए इन योर एसेट एलोकेशन ऑफ कोर्स, पर यंग इन्वेस्टर्स के लिए दिस इज़ टू मच। एक साथ नया मार्केट में उतरना, सब कुछ समझना, तो यंग इन्वेस्टर्स को जो, जैसे अगर मैं आ रहा हूँ आपके पास, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द मार्केट और इन्वेस्टमेंट मैंने कभी नहीं किया है, 20-25 ईयर्स ऑफ एज, मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? पहले तो लर्निंग कि व्हाट शुड आई इन्वेस्ट, हाउ मच शुड आई इन्वेस्ट, हाउ टू असेस माई रिस्क प्रोफाइल। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दे विल जस्ट गो ऑन सोशल मीडिया, 2-4 फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो देखे, थोड़ा समझा। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि यंग इन्वेस्टर्स आर ऑल्सो समटाइम्स अ बिट अशेम्ड पूछने के लिए कि भाई इतनी आसान चीज़ है, मैं कैसे किसी को पूछूँ, क्या सोचेगा कोई मेरे बारे में। तो उन लोगों को समझाने के लिए कि हाउ टू स्टार्ट। सो एक पैसा बनाना आसान होता है तो हम लोग सब बिलियनर होते हैं। तो पैसा पेड़ पे उगता नहीं है, पैसा बनाना आसान नहीं है, पैसे बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आजकल के लोगों में क्विक मनी एडिक्शन है। ड्रग हार्मफुल है वो लोगों को मालूम है, बट क्विक मनी एडिक्शन हार्मफुल है वो लोग लॉस करने के बाद समझते हैं, और कुछ लोग तो लॉस करने के बाद भी नहीं समझते। सेबी कहती है 9 आउट ऑफ 10 स्पेक्यूलेटर एफएनओ ट्रेडिंग में लॉस करता है, लेकिन 10 आउट ऑफ 10 एंड स्पेशली इसमें मेजॉरिटी यंग इन्वेस्टर है, वो बिलीव करते हैं कि हम तो वो 9 नहीं है, कोई और है। बहुत समय के बाद उन्हें पता चलता है कि हम क्विक मनी एडिक्ट हो गए हैं। तो पहले तो क्विक मनी एडिक्शन से बचिए। दूसरी चीज़ें, जब आपकी तबीयत खराब होती है तो आप क्या यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे डॉक्टरी का कि ये सिम्टम्स पे क्या होगा? ज़्यादातर वीडियो में सिम्टम के हिसाब से आप सीधे ऊपर पहुंचने वाले हैं। तो आप जाते हैं एक डॉक्टर के पास, अपने सिम्टम्स बताते हैं, फिर वो आपको कुछ दवाई लिख के देता है, फिर आप केमिस्ट के पास जाके दवाई लेते हैं। आज तक मुझे एक ऐसा यंग निवेशक या इन्वेस्टर नहीं मिला जो केमिस्ट की दुकान में जाके अपने सिम्टम्स बताता है कि मेरे पेट में दर्द है, कुछ जुलाब की दवा दे दो। आज तक ऐसा कोई नमूना मुझे नहीं मिला है। तो जो चीज़ आप अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए करते हैं, एक्सपर्ट्स के पास जाके अपने सिम्टम्स दिखा के दवाई लेते हैं, वही चीज़ फाइनेंशियल हेल्थ के लिए करनी है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र होते हैं, देयर आर वेबसाइट विच डज योर रिस्क प्रोफाइल। तो आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाइए, अपनी रिस्क प्रोफाइल चेक करिए, अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव उनके साथ शेयर करिए, और फिर उनके पास से एक फाइनेंशियल प्लान लीजिए। ये सब करने के बाद, उसको प्रैक्टिस करने के बाद आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। रातों रात अमीर बनना आसान नहीं है। तो जैसे आपने ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की बात की, तो वो मतलब अगर कोई यंग इन्वेस्टर है तो वो हर सिटी में इसको कैसे ढूंढ सकता है और कैसे बेसिकली उस पर ट्रस्ट कर सकता है कि ही कैन कीप माई मनी सेफ? सो भरोसा किसी के ऊपर मत करिए, पहले उनको परखिए, उसके बाद एक्सेप्ट करिए। सो आप अगर किसी नए सिटी में जाते हैं, अब खाना खाना है तो क्या करते हैं? एक है आसपास के कलीग को पूछेंगे भाई यहाँ पे कौन सी रेस्टोरेंट अच्छी है। दूसरा है आप सर्च करेंगे किसको 5 स्टार रेटिंग है, किसको 4 स्टार रेटिंग है। तीसरा है आप अपने जहाँ से आए उस गांव में किसी को पूछ लेंगे कि भाई उस जगह पे कौन सी जगह अच्छी है खाने के लिए। और कुछ भी नहीं करना है तो जो अच्छी रेस्टोरेंट दिखेगी वहाँ पे जाएंगे, छोटा सा ऑर्डर देख के चेक कर लेंगे कि भाई ये कैसा है, उसके बाद आप बड़ा ऑर्डर देंगे। तो जिस तरह से आप एक रेस्टोरेंट नए शहर में ढूंढ लेते हैं, बस उसी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना है। एक अपने आसपास के सहयोगियों से पूछिए कि भाई आप कौन से डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम कर रहे हैं, आपका अनुभव कैसा है, तो उस हिसाब से आपको पता चलेगा। दूसरा, आप सर्च कर सकते हैं एमफी की वेबसाइट पे आपके शहर में कितने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनका नाम पता मिल जाएगा। तीसरा, आप उनके साथ जब डील कर रहे हैं
तो छोटी सी शुरुआत करिए, देखिए ये बंदा मेरे से ट्रांजैक्शन कर रहा है या मेरे से रिलेशनशिप बना रहा है। अगर वो आपको चिपकाने की कोशिश कर रहा है तो उसे भगा दीजिए, बट वो आपके साथ बैठे, आपके गोल्स, आपकी रिस्क प्रोफाइल समझे, आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दे, तो आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। एक क्वैक और डॉक्टर के बीच में आपको कितना समय लगता है ढूंढने में? 2 मिनट में समझ जाएंगे कि ये क्वैक है और ये रियल डॉक्टर है। बस वही चीज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में है। राइट। पर बहुत सारे जो यंग इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पेरेंट्स उनको क्या बताता है कि बिकॉज ऑफ द प्री कंसेप्ट नोशन कि इतने साल से चला रहा है तो तुम्हें रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक मार्केट आर रिस्की, और गोल्ड में करना चाहिए। बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि वो जो बैकग्राउंड से आते हैं, वो जो टाइम से आते हैं, वहाँ पे दे माइट हैव हैड डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। उनका एक्सपीरियंस स्टॉक्स का और म्यूचुअल फंड का 10 साल 20 साल पहले जो रहा होगा कि जो सट्टेबाजी करता है, जो गैम्बलिंग करता है, वही स्टॉक्स में जाता है। एंड इफ़ यू आस्क दी प्रोफेशनल्स, तो म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, ये सभी की बातें होती। तो ये यंग इन्वेस्टर्स बेसिकली फंसा हुआ है पेरेंट्स के प्री कंसीव्ड नोशंस और एडवांस एक्सपर्ट एडवाइसेस के बीच में। तो हाउ डू दे मूव फॉरवर्ड? सो एक, आपके माता पिता हमेशा आपका हित चाहते हैं, लेकिन अगर आप बीमार पड़े तो माँ का प्यार जरूर चाहिए। क्या आप माँ की दवाई पे भरोसा करेंगे? छोटी मोटी बीमारी के लिए जरूर भरोसा कर सकते हैं, बट बड़ी बीमारी के लिए तो डॉक्टर के पास जाएंगे ना। अगर आपके माँ बाप कहे नहीं बेटा डॉक्टर के पास मत जा, पता नहीं क्या इंजेक्शन मार देगा, तो आप क्या करोगे? आप उनके साथ बात करोगे, उन्हें समझाने की कोशिश करोगे। तो सेम चीज निवेश के मामले में है। उनकी सलाह आपकी हित के लिए है, बट उनके पास सारा नॉलेज हो ज़रूरी नहीं है, समय के साथ बदलना पड़ता है। तो आप अपने माँ बाप को ज़रूर सुनिए। दुनिया में एक वही है जो आपके हित की इच्छा करते हैं, जो चाहते हैं कि आपका अच्छा हो, बट समय के साथ चलिए, समय के साथ बदलिए और उन्हें समझाइए कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। सो बिफोर मैं अपना पहला स्टेप ले रहा हूँ म्यूचुअल फंड की, स्टॉक्स की या इन्वेस्टमेंट जर्नी में, तो ऐसी बातें होती है कि यू बिल्ड योर इमरजेंसी फंड। पर अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, यंगस्टर्स को पता नहीं इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, कितने महीना का होना चाहिए, मेरे क्या इमीडिएट गोल्स है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो कोई अगर अपना पहला इमरजेंसी फंड बना रहा है लाइफ में पहली बार, तो क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए उसे? सो अगेन आप इमरजेंसी फंड कंसेप्ट को देखिए। अगर मैं अपने माता पिता के साथ रह रहा हूँ तो मेरे इमरजेंसी फंड वही है। अगर मैं अपने आप पे रह रहा हूँ, जो कि भारत में बहुत मुश्किल है, तो फिर इमरजेंसी फंड का प्रावधान करना बहुत ज़रूरी है। तो जस्ट डोंट कॉपी कंसेप्ट फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड। वहाँ पे बच्चे जैसे बड़े होते हैं, माँ बाप उनको घोंसले से चोंच मार के निकाल देते हैं। भारत ऐसा नहीं है। यहाँ पे माता पिता आपको रखते हैं, यहाँ पे तो माता पिता अपना पेट काट के आपको खिलाएंगे। तो आपकी इमरजेंसी आपकी फैमिली है। तो डोंट कॉपी द वेस्टर्न कंसेप्ट ब्लाइंडली। फैमिली की बात करते हैं तो सर आप अपनी फैमिली के साथ थे, आपने बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे अपनी लाइफ में। ऑफ कोर्स यू लॉस्ट योर फादर एट वेरी अर्ली एज, तो आपको जो मनी की समझ है, हमने बहुत सारे इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट में देखा है कि बहुत अर्ली स्टेज पे आ गई। तो आपका ये मनी के साथ का रिलेशन कब से मतलब इतना स्ट्रांग हुआ, एंड व्हेन यू थॉट ओके दिस इज़ माय प्लेस कि यहाँ पे स्टार्ट करना है? मनी की इम्पोर्टेंस कौन से एज में आपको इतनी ज़्यादा अहमियत समझ में आ गई? सो पैसे की इम्पोर्टेंस तो बहुत जल्दी समझ में आ गई, बिकॉज व्हेन आई लॉस्ट माय फादर आई वाज वेरी यंग। मेरी माता दूसरों के काम करके हमारा घर चलाती थी। हाउ ओल्ड वेर यू, मतलब रफली? आई वाज इन 4th स्टैंडर्ड व्हेन माय Okay. फादर डाइड। तो हम लोग तभी से काम करने लगे, मम्मी को मदद करने लगे। 10th से तो मैंने नौकरी चालू कर दी। ओह वाओ। तो हम लोग मतलब कोशिश यही थी कि जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा पैसा कमा सके करे, ताकि एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाए। एंड समय के साथ वो सोच बदलती रहती है। जब पैसा बहुत कम था तो पैसा कमाना वही एक उद्देश्य था कि भाई कैसे भी करके अपने फाइनेंशियली सिक्योर हो जाए, फिर कभी किसी के पास हाथ लंबा नहीं करना पड़े, कहीं मेरी माँ को
काम करने नहीं जाना पड़े। जब पैसा बन गया तो फिर आप सोचते हैं कि क्या पैसा ही ज़िंदगी में सब कुछ है। मेरी वाइफ कॉलेज में प्रोफेसर थी तो उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी। उन दिनों कहीं रेस्टोरेंट में आप खड़े हैं बाहर लाइन में तो कोई लड़का या लड़की आके बोलता था, मैम आप चले जाइए, हम लोग वापस लाइन में खड़े रह जाएंगे। उन दिनों सिनेमा थिएटर में आप लाइन में खड़े रहते थे टिकट लेने के लिए, कोई ना कोई आके दे जाएगा, मैम आप ये टिकट ले लीजिए, मैं मतलब बाद में देख लूँगा। तो एक टीचर की, एक प्रोफेसर की जो रिस्पेक्ट थी वो देखने के बाद लगा कि यार हम फंड मैनेजर को भी वही रिस्पेक्ट हासिल करनी चाहिए। अब मैंने म्यूचुअल फंड ज्वाइन किया था 97 में। उससे पहले एक मॉर्गन स्टैनली करके म्यूचुअल फंड आया था जिन्होंने लोगों को बड़ा अच्छा चूना लगाया था। तो लोगों को म्यूचुअल फंड पे उतना भरोसा नहीं था। कई बार हम जाते थे, लोग भगा देते थे कि अरे तुम तो सब मॉर्गन स्टैनली वाले जैसे होंगे, भागो यहाँ से। एंड मैं वाइफ को देखता था कि उसको इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, तो फिर पैसों से नज़रिया बन गया कि रिस्पेक्ट कमानी चाहिए। फिर जब पैसे कैसे बनते हैं वो समझ में आया, और लोग दूसरी बाहर की दुनिया में देखा तो लोग पैसे बनाने की सोच में, चाह में गलत कदम उठा रहे थे। सबको क्विक मनी एडिक्शन हो चुका था। तो लगा कि अपने लिए पैसा बनाए, उसके लिए सबके लिए पैसा बनाए तो वो बड़ी अच्छी बात है। एक गुजराती कवि है मकरंद दवे, उनकी कविता है, गमतू मले तो गुंजे ना भरिए, गमता नो करिए गुलाल। भगवान ने आपके ऊपर मेहरबानी करके कोई शक्ति दी है, कोई एक स्किल दी है कि आप कैपिटल मार्केट को अच्छी तरह समझ रहे हैं, मार्केट के उतार चढ़ाव में आप पैसा बना सकते हैं। अब चॉइस है कि आप अपने लिए बनाएं या सबके साथ शेयर करें। शायद मैं अपने लिए बनाता तो ये स्किल चली जाती, बट औरों के लिए बनाने में ध्यान दिया तो स्किल अभी तक बची है। तीसरा होता है कि जब आपने वो मकाम भी पार कर लिया कि लोग समझते हैं, जानते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं, तो अब फोकस ये है कि इस वेल्थ को, इस फाइनेंशियल मार्केट से हम देश का कैसे भला कर सके, समाज की कैसे भलाई कर सके। तो धीरे धीरे आप एनजीओ से जुड़ने लगे, कोई एक कॉज के साथ जुड़ने लगे कि कैसे हम इसे कंट्रीब्यूट कर सके, कैसे हम इनमें मदद कर सके। तो आई थिंक विद द एज योर ऑब्जेक्टिव ऑफ विद द मनी चेंजेस। पहले फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, देन यू वांट रिस्पेक्ट, and then you want to do good for the society so that your legacy is known or maintained. तो इसे आप मास्लोज लॉ ऑफ हायरार्की कह सकते हैं। पहले नेसेसिटी चाहिए, फिर कंफर्ट चाहिए, फिर लग्जरी चाहिए, फाइनली आपको स्पिरिचुअलिटी चाहिए। राइट, सो यू आर दैट इनटू नाउ स्पिरिचुअलिटी एज। उम्र के साथ ये सब अकल आ जाती है, पहले नहीं था, अब आ गई, देर आए दुरुस्त आए। राइट पर जब आपने सर ये स्टार्ट किया था तो आपने भी मतलब कुछ ऐसा किया होगा कि मे बी यू हैव लॉस्ट मनी, और ऐसे कुछ आपके साथ एक्सपीरियंस, क्विक मनी जैसा आपने बोला। सो मुझे क्विक मनी एडिक्शन के बारे में पता है बिकॉज मैं खुद एक एक्स क्विक मनी एडिक्ट हूँ। ओके। हमने 90 के दशक में कारकिर्दी की शुरुआत की, तब एक बड़ी तेजी आई थी, हमें लगा रातों रात पैसे बन जाएंगे, तो थोड़े से शुरुआत की, पैसे बने तो फिर लगा कि अब तो हम शेर बन गए हैं, तो ज़्यादा पैसे लगाए और फिर ज़मीन पे गिरे। वहाँ ज़मीन पे गिरे, बड़ी जोर से गिरे, तभी अक्ल ठिकाने आई कि नहीं भाई, इस तरह तो पैसे नहीं बनेंगे। हम तो क्विक मनी एडिक्ट हो गए, रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देखने लगे। कितना मतलब लॉस किया था, कुछ याद होगा आपको? काफ़ी लॉस किया था उस जमाने में, बिकॉज उस समय औकात नहीं थी और औकात से ज़्यादा खेले। तो बड़ा लॉस किया उस जमाने में, मेरी हैसियत के अनुसार। उधार लेके मतलब, या फिर थोड़ा बहुत उधार था, मतलब आई वुडंट कॉल इट उधार बिकॉज फ्रेंड्स ही थे। ओके। बट आइदर वे इट वाज अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी कि वहाँ पे अकल ठिकाने आ गई। फिर कोशिश की, पढ़ाई की कि किस तरह ये मार्केट चलता है।
जिस मार्केट में हमने सब कुछ खो दिया वहाँ से कैसे पैसा बना के निकल सके। तो कई लोगों से बातचीत की और एक चीज़ किसी ने कही जो आज तक याद है कि देख बेटा, दलाल स्ट्रीट में लक्ष्मी माता का पूजन दिवाली को करते हैं, बट सरस्वती माता का पूजन रोज करना पड़ता है। लक्ष्मी के द्वार सरस्वती जी के थ्रू ही जाते हैं। तो फिर पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिया, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी लिखी, आज भी पढ़ाई करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि इस मार्केट के हम स्टूडेंट ही रहें और हमेशा सीखते रहें ताकि आप मार्केट में पैसा बना सके। तो ये यंग इन्वेस्टर्स सर होते हैं, वो क्या करते हैं कि दे विल जस्ट गूगल कि मतलब क्या क्या फंड चल रहा है, ये फंड का ग्राफ इतना अच्छा है, और जो मतलब वो फिल्टर लगा देते हैं कि मैक्सिमम रिटर्न CAGR किसका है, बस इन्वेस्ट कर दिया, दैट्स इट। इसमें क्या फाइनेंशियल एडवाइस की ज़रूरत है, ये स्मॉल कैप लिया है, ये तो चल रहा है सही, तो चलो डाल दो इसमें, देखते हैं कैसा होता है। तो इज़ इट दैट सिंपल? सो अगर वो सिंपल होता तो हम और आप सब करके पैसेदार बन जाते हैं। बट एक्चुअली देखा जाए अर्जुन भाई, तो फंड के रिटर्न और निवेशक के रिटर्न में बहुत फ़र्क पड़ता है। कई स्टडीज़ हुई है जिसमें ये बताया गया है कि निवेशक का रिटर्न फंड के रिटर्न से आधा भी नहीं होता। क्यों? बिकॉज वो बंदर की तरह छलांग मारते हैं। जो पिछले 6 महीने में चला वही आगे के 6 महीने चलेगा, उस सोच में निवेश कर देते हैं। फिर पता चलता है कि जिस गाड़ी में हम बैठे वो तो यू टर्न मार के रिवर्स में चलने लगी, फिर वापस हम छलांग मार देते हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एक ट्रेन की जर्नी की तरह है। आपको ट्रेन में बैठना पड़ेगा। आप बैठे होंगे ट्रेन में तो दूसरी ट्रेन आपके आसपास से गुजर रही है, आगे जा रही है, बट आपको पता है कि मुझे इस मंजिल पे पहुंचना है, मैंने टिकट सही काटी है, मैं बैठूंगा तो आज नहीं तो कल पहुंच जाऊंगा। कभी आप जल्दी पहुंचते, कभी आप देरी से पहुंचते, कभी बारिश बहुत होती है तो ट्रैक पे पानी भर जाता है तो ट्रेन रुक जाती है, बट फिर पानी उतर जाता है, ट्रेन चलने लगती है। आप ट्रेन में से इधर उधर बंदर की तरह छलांग मारेंगे तो डेस्टिनेशन पे पहुंचना दूर रहा, बीच में गिर के घायल हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको एक सलाहकार की ज़रूरत है। पारकी माँ कान विंधे, वो निवेश के मामले में भी उतना ही ज़रूरी है कि कोई तो होगा जो आप में अक्ल डाले, कोई तो होगा जो आपका हाथ पकड़ के आपको सही राह दिखाए। बाकी ये गूगल सर्च करके ही अगर पैसा बनता तो सब लोग बिलियनर होते। क्योंकि जब भी ये गूगल सर्च या जैसे मैंने बोला कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस में यंग इन्वेस्टर्स लग जाता है, तो पहली चीज़ उनके ख्याल में आता है अगेन क्विक मनी की है, क्रिप्टो है, गोल्ड का जो भी 1-2-3 साल से चल रहा है, और उसके साथ म्यूचुअल फंड है। तो यंग इन्वेस्टर्स के पास चॉइस इतनी बढ़ गई है कि जो क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए वो है ही नहीं, और कहाँ पे हम जैसे बोल सकते हैं लैक ऑफ एजुकेशन भी होना चाहिए, एक्सपर्ट एडवाइस भी नहीं है। तो पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा, क्रिप्टो और गोल्ड में कोई यंग इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए और इवन टेक रियल एस्टेट एज वेल, या फिर दे शुड स्टार्ट विथ फंड्स एंड स्टॉक्स? सो आपको पहले रिस्क प्रोफाइल बनाओ, एग्रेसिव हो, कंजर्वेटिव हो, एवरेज हो। दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव बनाओ। अब आपको पैसा चाहिए कि 1 साल में मुझे पढ़ाई के लिए जाना है, स्कूल फीस भरनी है, कॉलेज फीस भरनी है, उसको आप क्रिप्टो में निवेश मत करिए, उसको आप स्टॉक में भी निवेश मत करिए, उसको आप एक सेफ इंस्ट्रूमेंट और डेट म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, उस प्रकार में निवेश करिए। एक यंग इन्वेस्टर जिसकी नौकरी चालू हो रही है, वो सोच रहा है कि मुझे रिटायर होना है, उसके लिए निवेश करना है, तो उसके लिए डेट म्यूचुअल फंड निकम्मा है। भाई तू 35-40 साल के लिए निवेश कर रहा है, इक्विटी में रिस्क ले, क्रिप्टो में अगर तेरे को जोखिम खेलना है ले, गोल्ड में निवेश करना है कर, बिकॉज ये लंबी अवधि के निवेश हैं। अब जब तुम क्रिप्टो में निवेश करने जा रहे हो तो आपको पता है कि सारा नुकसान हो सकता है। मैं पासवर्ड भूल गया तो मेरे क्रिप्टो उड़ जाएंगे, हार्ड ड्राइव टूट गई तो मेरे क्रिप्टो उड़ जाएंगे। तो आपको वो जोखिम लेने की क्षमता है, तब जाके क्रिप्टो में निवेश करिए। आप खाली गूगल सर्च में ये देखते हैं कि बिटकॉइन $1 का $1,00,000 हो गया इसलिए मैं निवेश करूं, उस हिसाब से निवेश मत करिए। बट क्या आप समझते हैं कि क्रिप्टो इज सेफ और इसका मतलब फ्यूचर है, जो लोग बात कर रहे हैं वैसा, या फिर सिर्फ क्रिप्टो में यू ऑलवेज बिलीव दैट देयर इज सम ग्रेटर फूल हु विल बाय दिस क्रिप्टोज एट अ हायर प्राइस देन व्हाट आई हैव पेड। As long as you believe in greater full theory, please go ahead and invest.
इसकी कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है जिससे क्रिप्टो की वैल्यू निकाली जाए। अब हर किसी ने अपनी अपनी थियरी बना के रखी है, सेंट्रल बैंक्स पैसा बहुत ज़्यादा प्रिंट कर रहे इसलिए क्रिप्टो चलेगा, तो इसके कोई बेस नहीं है। आई नो अगर आपको क्रिप्टो में निवेश करना है तो यू हैव टू बी हाई रिस्क टेकर। सारा पैसा उड़ भी सकता है। 30% से ज़्यादा बिटकॉइन जो इश्यू हुए हैं, माइन हुए हैं, वह आज हार्ड ड्राइव क्रैश होने की वजह से या पासवर्ड भूलने की वजह से सर्कुलेशन में से निकल गए हैं। वाओ, तो 30% के आसपास। तो आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटी है तो क्रिप्टो करिए। लाइक बहुत सारे फैमिलीज में श्रावण के महीने में लोग जुआ खेलते हैं, तो उसमें लोग महाभारत के युधिष्ठिर की तरह राजपाट और बैरी को दांव पे नहीं लगाते, छोटा सा पैसा खेलते हैं। क्रिप्टो भी उसी तरह है, एक प्रकार का जुआ है। खेल के देखिए, लग गया, नहीं लगा तो कोई वांधा नहीं। आप खुद करते हैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट? नहीं, आई हैव नेवर इन्वेस्टेड। जहाँ समझ नहीं आया वहाँ पे नहीं जाने का। अपॉर्चुनिटी मिस हुई, पक्का हुई, बट अपने को तो जो समझ में आता है वही करना है। और गोल्ड और रियल एस्टेट, वो आप सभी इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर सिर्फ इक्विटी? गोल्ड और रियल एस्टेट दोनों में निवेश करना चाहिए। मैं कहता हूँ लोगों को कि आप एसेट एलोकेशन करिए, बट म्यूचुअल फंड के जरिए भी आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, सिल्वर में निवेश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा व्यू है कि सिल्वर विल आउट परफॉर्म, एक वहाँ पे तेजी आ सकती है। अब आप सिल्वर फिजिकली खरीदने जाएंगे तो आप उसको स्टोर कहाँ करेंगे? म्यूचुअल फंड में सिल्वर ETF भी अवेलेबल है। सर, यंग इन्वेस्टर्स जो है, इतने सारे जैसे मैंने आपको बताया ऑप्शंस तो है ही, पर इन्वेस्ट करना या फिर अपना 20s एंजॉय करना, ये तो टाइम है। मतलब मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस, सभी चीज़ें खरीदना, ट्रैवल करना, क्योंकि दिस इज़ व्हाट यू लिव फॉर, ऐसा माइंडसेट आज के जेनजीज का मोस्टली है, 90% लोगों का। तो बेसिकली ये डिलेमा में उन लोगों को क्या करना चाहिए? शुड यू कीप एंजॉइंग, स्पेंडिंग मनी, मेक द बेस्ट ऑफ योर यूथ, या फिर स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली, मेक श्योर कि बाय द एज ऑफ 30-32 आपका कॉर्पस इतना अच्छा हो कि यू कैन स्पेंड योर रेस्ट ऑफ योर लाइफ इन अ गुड वे? तो ये आइथर और तो है ही नहीं, ये दोनों साथ में कर सकते हैं। आपको पहला नियम बनाना है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग्स नहीं, इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंसेस। मेरी जो भी कमाई है उसमें से कुछ पैसा मैं बचत करूंगा, बाकी पैसा खर्चा करूंगा। अब एक है कि आप मूवी देखने जाएं, अब आप रात का शो देख सकते हैं या थोड़ा सस्ता वाला सुबह का शो देख सकते हैं। मूवी में आप पॉपकॉर्न के लिए पैसा खर्चा कर सकते हैं या प्रोबेबली पॉपकॉर्न अवॉइड करके बाहर पॉपकॉर्न खा सकते हैं। तो आप डिसाइड करिए आपको कैसे खर्चा करना है, बट खर्चे की लिमिट आपने सेविंग्स काटने के बाद ही रखी है। तो लाइफ एंजॉय करना और बचत करना ये विरोधाभासी शब्द नहीं है, दोनों एक साथ आप कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा गलती क्या करता है ये यंगस्टर्स? आपके डेटा, आपका इतना साल का एक्सपीरियंस है, सबसे एक बड़ी गलती जो यंगस्टर्स करते हैं इन्वेस्टिंग जर्नी में? यंगस्टर्स हो या बूढ़े हो, सब लोग गलती यही करते हैं। उम्र भर भूल यही करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। लोगों में ये क्विक मनी एडिक्शन है, आईने को साफ करते रहते हैं। आज तक उन्हें ये नहीं समझ आया कि हमें तो चेहरा साफ करना चाहिए। सेविंग्स करते हैं लोग, बट फिर करेंसी नोट में रखते हैं। पूरे भारत में लोगों ने जितना पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, जहाँ पे पिछले 25-30 सालों में 15-20% रिटर्न बना है, उतने से ज़्यादा पैसा उन्होंने करेंसी नोट में घर पे रखा है। आज तक किसी ने पैसों के झाड़ उगते देखे नहीं हैं, न किसी के बाप दादा ने परदादा ने देखे थे, न किसी के आने वाले पोते पोती देखने वाले हैं। बट बिलीफ है कि घर में करेंसी नोट रखेंगे तो आज नहीं तो कल पेड़ उगेगा। देखा किसी ने नहीं है, बट लोग अभी भी आईना साफ करते हैं। फिर जहाँ पे उनको पॉन्सी स्कीम मिल जाए, किसी ने कह दिया 2% ब्याज वापिस, लग गए लाइन में, 2% कमाने में 98% खो के आते हैं।
फिर वो क्रिप्टो या गेमिंग में चले जाते हैं। ट्रू। कोई सक्सेस स्टोरी किसी की सुनी, वो भी कूद पड़े, बट उन्हें पता नहीं कि पहले वाला पैराशूट लेके कूदा था, तुम वैसे ही कूद रहे हो स्कूल बैग लेके, नीचे पड़ोगे ही। फिर वो ख़त्म होता है तो लोग एफ.एन.ओ ट्रेडिंग में चले जाते हैं। कोई स्टॉक में एफ.एन.ओ ट्रेडिंग करता है, कोई कमोडिटीज़ में करता है। जिसको ऑप्शंस का स्पेलिंग नहीं मालूम है वो भी ज़ीरो से हीरो बनने जाता है। भाई ज़ीरो से हीरो नहीं, हीरो से ज़ीरो बनते हैं ऑप्शन मार्केट में। तो ये क्विक मनी एडिक्शन लोगों के दिमाग में घुस गई है। हर किसी को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, रातों रात अमीर बनना है। बट लोग ये नहीं जानते कि भाई अगर सब रातों रात अमीर बन सकते तो सब अमीर होते हैं। ट्रू ट्रू। तो यही है, आईना साफ करते रहते हैं, चेहरा पोंछना भूल जाते हैं। सर जब भी हम ये यंगस्टर्स की बात करते हैं तो एक और चीज़ आती है आईपीओ। जो बहुत सारे लोग, जो आईपीओ का पूरा वेव आया है, ऑल दी स्मॉल कंपनीज, मीडियम साइज कंपनीज, जितने आईपीओज आ रहे हैं, तो वांट टू आस्क कि एक यंगस्टर कैसे आइडेंटिफाई करे कि ये मतलब एक ओवर हाइप्ड आईपीओ है और या दिस इज़ अ जेन्युइन बिजनेस, क्योंकि उनको फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी एनालिसिस का उतना एक्सपीरियंस नहीं होता। बस वो आंख बंद करके वो ग्रे मार्केट प्राइस देख के दे विल जस्ट अप्लाई, दैट्स इट, दैट्स व्हाट दे डू। सो एक आईपीओ में अप्लाई करना कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरा, पैसों बनाने के लिए जो समझ में आए वही करना। आपको अगर समझ में नहीं आता है तो अवॉइड करिए। तीसरा, अगर आप सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के निवेश करने वाले हैं तो आपको ही पता है कि उसका क्या रिजल्ट आएगा। इट्स फार बेटर कि आप आईपीओ कंपनी और एग्जिस्टिंग कंपनी को सेम नजरिए से देखें। जस्ट बिकॉज आईपीओ आया है इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा प्रीमियम पे खुलेगा, डिस्काउंट पे भी खुलता है। ज़्यादा से ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब्ड इश्यू भी डिस्काउंट पे खुल सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको मतलब समझ में आए तो ज़रूर आईपीओ में अप्लाई करिए, नहीं समझ में आए तो फिर म्यूचुअल फंड में एसआईपी करिए। बट समझ में नहीं आ रहा है बट फिर भी बहती गंगा में हाथ धोना है, वो गलती मत करिए। बहती गंगा में तो सर हाथ धोते ही है, पर घर वाले सबके अकाउंट्स में से भी हाथ धोते हैं। इतने सारे 10-15 अकाउंट लेके भी लोग अप्लाई करते हैं, वो हमने देखा है। हाँ, एक है क्राउड। अगर हर कोई आईपीओ में इस तरह अप्लाई करेगा तो कब तक आपका आर्बिट्राज रहेगा? कहीं ना कहीं वो आर्बिट्राज खत्म हो जाएगा, पैसा नहीं बनेगा। तो माय रिकमेंडेशन इज दैट निवेश को सीरियसली लीजिए। सेकेंडरी मार्केट बाइंग और आईपीओ इन्वेस्टमेंट दोनों एक ही है। आप कंपनी को जांचते हैं, परखते फिर निवेश करते हैं। क्योंकि ये सभी जो आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं और कोई स्कीम में नहीं करते, वो लोग ये समझते हैं कि आईपीओज आर टू बी एग्जिटेड। जब भी आईपीओ लगेगा विल जस्ट सेल इट, दैट्स इट। उन लोगों को कैसे समझाएंगे आपकी आईपीओज कैन बी होल्ड, कैन बी ग्रोन, कैन बी केप्ट। वो सबने शादी एक दिन के लिए की है या ट्रू ट्रू। तो जब आप निवेश कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, अपनी कंपनी से पार्टनरशिप कर रहे हैं, आपको क्या हर रोज पार्टनर बदलना है? तो ये सब तो गलत बातें हैं। ओके सर, जब भी आपका पर्सपेक्टिव क्या रहता है जब भी मतलब आईपीओ आता है? तो ओके, लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस एन एग्जांपल। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल जोमेटो का आईपीओ आ रहा था कंपेयर टू पेटीएम का आईपीओ आ रहा था, तो व्हाट वेर योर थॉट्स बिफोर द आईपीओ? सो आपने बिल्कुल दो सही कंपनी चुनी। जब जोमेटो का आईपीओ आया तो मुझे लगा कि ये बहुत महंगी है एंड हमें इसमें निवेश नहीं करना चाहिए। बट मेरी टीम ने मुझे समझाया कि नहीं सर, ये बड़ी अच्छी कंपनी, इसमें निवेश करना चाहिए, इसमें पैसा बनेगा। तो मैंने अपनी एडवाइस उनके ऊपर थोपने की जगह पे जो एनालिस्ट है जिन्होंने सही काम किया था उनकी सलाह को मान लिया, हमने निवेश किया। आज हम जोमेटो के वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर हैं और अच्छा पैसा बना है। फिर जब पेटीएम का आईपीओ आया उसके बाद तो मैं जोमेटो के अनुभव से सीख गया था कि निवेश करना चाहिए। तो जब हमारी मीटिंग हुई, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद विजय शेखर शर्मा, ही इज़ अ फैंटास्टिक एंटरप्रेन्योर। तो फिर मैंने अपनी टीम को कहा कि हमें तो पेटीएम लेना चाहिए। तो उन्होंने मुझे समझा, नहीं सर, ये अवॉइड करना चाहिए, बहुत महंगा आईपीओ है, हम बाद में लेंगे। तो दोनों बार टीम सही निकली। मुझे लोग
कहते आप मार्केट के गुरु हो, बहुत विद्वान हो, 30 साल का अनुभव है, बट इन बोथ दिस केसेस आई वाज रॉन्ग। सो हमेशा आसपास के लोगों की बातों को भी सुनिए, उन्हें भी समझने की कोशिश करिए। अल्टीमेटली एनालिस्ट है वो रियल काम करता है, आप तो एक अपना अनुभव शेयर करते हैं। तो मेरे हिसाब से अनलेस अनटिल यू हैव डन द वर्क यू आर नो राइट टू विन। आपने एक बीच में बहुत सही बात बोली कि आप जो विजय शेखर सर के साथ बैठे, उनके साथ मीटिंग हुई, तो इन्वेस्टर्स जो हमारे यंग ऑडियंस देख रही है उनके लिए अगर आप क्विकली बता पाए कि जैसे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के साथ आईपीओ से पहले जब भी जो मीटिंग्स होती है, तो आप आपके रिसर्च एनालिस्ट की टीम, रिस्क मैनेजर्स, मतलब ये सभी क्या बातचीत होती है ड्यूरिंग दोज मीटिंग्स मोस्टली? हम तो किसी भी एंटरप्रेन्योर से 3 चीज समझने की कोशिश करते। एक, भाई तेरा विजन क्या है, तू क्या करना चाहता है। दूसरा, वो कैसे करेगा, एग्जीक्यूशन कैसे करेगा। एंड फाइनली, भाई आपके एथिकल स्टैंडर्ड्स कैसे हैं। कोई आदमी में विजन ही नहीं है तो वो कहाँ से आगे बढ़ेगा। दूसरा, विजन बहुत अच्छा है बट काम ही नहीं करेगा तो विजन एग्जीक्यूशन के बगैर कैसे कन्वर्ट होगा। एंड अगर विजन एंड एग्जीक्यूशन दोनों करेगा बट वो मेरा पैसा लेके भाग जाएगा तो मैं उसके साथ पार्टनरशिप क्यों करूं। तो हमारे लिए जरूरी है विजन, एग्जीक्यूशन एंड गवर्नेंस। ये त्रिवेणी संगम मिल गया तो उस प्रमोटर के साथ बैठ जाओ ना। ऐसा तो कोई थर्मोमीटर है नहीं जो बताए अर्जुन भाई का विजन 40% है, एग्जीक्यूशन 20% है, गवर्नेंस 60% है। ये तो अनुभव से आता है। एक आप कॉल लेते हैं तो उस कॉल को कंफर्म करने के लिए आप वेंडर या इकोसिस्टम से फीडबैक लेते हैं कि भाई अर्जुन भाई लगता तो ठीक है बट आपका क्या फीडबैक है। अब अगर वेंडर कह दे कि यार वो तो कभी फैक्ट्री में आया ही नहीं तो भाई उसके विजन के बारे में आप जरा 2 बार सोचेंगे। या किसी ने बोला कि यार वो तो ऑर्डर लेने के पैसे लेता है तो उसकी गवर्नेंस पे क्या भरोसा करना। तो आप एक फीडबैक लेते हैं, फिर एक खुद के अनुभव पे विश्वास करते हैं। पहले छोटी पोजीशन से चालू करो, जब आपका विश्वास वो नहीं तोड़ते तब बड़ी पोजीशन बनाओ। तो इट्स ऑल अ गेम वेयर यू try to analyze vision, execution and governance through feedback mechanism and through personal experience and then seize the trade. ऐसी कोई कंपनीज जब भी आपने उनके प्रमोटर के साथ मीटिंग की हो, आपने बोला ये 3 स्टेप्स में यू हैव इमेंस कॉन्फिडेंस एंड दैट कंपनी वर्कड आउट, ऐसी कोई एक कंपनी एंड वन ऑफ द कंपनी दैट went against your expectations? So वो तो आज भी होता है कि हर बार तो आप सही नहीं गिर सकते। ये मार्केट है, प्लस प्रमोटर तो आपसे इम्प्रेसिव हुए इसीलिए वो बिजनेस कर रहा है और आप नौकरी कर रहे हो। अगर प्रमोटर अनइम्प्रेसिव होता तो वो नौकरी करता, बिजनेस थोड़ी करता। तो आप गलत जाओ उसकी कोई चिंता नहीं है। एक गलतियों को 2 बार दोहराओ मत, और दूसरा जब लगा गलत हो गए तो यू टर्न मार दो। फिर गलत गाड़ी में बैठने का मतलब नहीं है। मुझे अगर बम्बई से अहमदाबाद जाना है तो चेन्नई की ट्रेन पकड़ के क्या फ़ायदा। कितनी भी अच्छी ट्रेन हो, कितनी भी तेज गति से जा रही हो, मुझे उससे क्या। वो तो मुझे अपनी मंजिल से दूर ही लेके जाएगी। सो गलत हो कोई टेंशन नहीं, गलती दोहराना मत। और दूसरा, जब पता एहसास हो जाए कि ये गलत है तब यू टर्न मार लेना। तो जब ये गवर्नेंस और मैनेजमेंट की बात हो ही रही है तो बीच में एएमसी के गवर्नेंस और मैनेजमेंट की एक बात सर करना चाहूँगा कि लेट्स से फॉर एन एग्जांपल कोई बड़ा मार्केट क्रैश आ रहा है, कोविड हो गया या फिर कोई और बड़ा मार्केट हो गया क्रैश, तो ड्यूरिंग दैट टाइम एएमसी का लाइव मतलब ये सिचुएशन केओस क्या रहता है। आपकी रिसर्च एनालिस्ट की टीम, रिस्क मैनेजर्स, जब भी इतनी बड़ी न्यूज़ ब्रेकआउट होती है विच माइट पोटेंशियली ब्रिंग द मार्केट डाउन वेरी मच, तो तभी ये एएमसी का लाइव फंक्शनिंग क्या रहता है? एक हमने लोगों को क्या कहा है, रेगुलर इन्वेस्टमेंट करिए, बूंद बूंद से सागर बनता है। दूसरा, लंबी अवधि के लिए निवेश करिए बिकॉज जल्दी का काम शैतान का। और तीसरा, असेट अलोकेशन के ऊपर फोकस करिए, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। ये 3 चीजों के सिवा हमने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। आज तक मैंने कभी ये कोशिश नहीं की कि भाई सेंसेक्स अगले साल कहाँ पे ख़त्म होगा
ये स्टॉक में आपको कितना रिटर्न बनेगा। ना हम स्टॉक की टिप देते हैं, ना मार्केट का लेवल देते हैं। हम हमेशा यही 3 चीज कहते हैं, बी अ रेगुलर इन्वेस्टर, बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एंड प्लीज फॉलो द धर्म ऑफ असेट एलोकेशन। अब जैसे कोविड का समय आता है तो सबसे पहला हमारा दायित्व है कि लोगों ने हमें जो पैसे दिए वो सुरक्षित हो। तो हमारी कस्टडी बराबर चल रही है, हमारे ऑपरेशंस बराबर चल रहे हैं, हमारी ऑफिस बराबर चल रही है, उसके ऊपर फोकस है। दूसरा, अपने कर्मचारी की सुरक्षा हमारा जिम्मा है, वो सुरक्षित है, वो ध्यान रखेंगे। तीसरा, हम तो ओपन एंडेड स्कीम चलाते हैं। अब किसी का रिलेटिव हॉस्पिटल में और उसे पैसे चाहिए तो उसे मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ कि भाई कोविड है, आज पैसे नहीं मिलेंगे। तो हमें पूरी ऑपरेशन सिस्टम इस प्रकार सुरक्षित करनी पड़ी कि एक दिन भी लोगों का पैसा नहीं रुके। हम सब फिजिकल दुनिया के बासिंदे थे, रातों रात डिजिटल इंडिया के बासिंदे बन गए, बट वो ट्रांजिशन हमने ओवरनाइट कर दिया। आज कई बार नेचुरल कैलेमिटी आती है, वो कभी लोकलाइज्ड होती है। मुझे याद है जब गुजरात में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था 2000 वाले दशक में, तो हम लोग ने ऑफिस के नीचे टेबल डाल के लोगों के रिडम्पशन दिए थे, बिकॉज उस समय लोगों को पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर उसी समय में पैसे नहीं दे पाया तो क्या फ़ायदा। तो हमारे कुछ कर्मचारी घायल भी हुए थे, बट टेबल डाल के बिल्डिंग में ऊपर तो जाना अलाउड नहीं था अर्थक्वेक की ट्रेमर की वजह से। हमने ग्राउंड फ्लोर पे कंपाउंड में टेबल डाल के लोगों के रिडम्पशन अदा किए। तो ये सारी चीज़ें आपका एक ब्रांड बनाती है, एक विश्वास पैदा करती है। फाइनली हमें इस जो लोगों ने पैसे दिए उसको अच्छी तरह निवेश भी करना है। नाउ मेरा एक लिक्विड फंड होता है जिसमें हम महीने के लिए निवेश करते हैं। अब मार्केट गिर गया इक्विटी का, यहाँ पे बहुत पैसा बनने वाला है, तो लिक्विड का पैसा इक्विटी में नहीं लगा सकता। लिक्विड का पैसा लिक्विड के जो एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट है उसी में लगेंगे। तो आप अपने बाउंड्रीज के अनुसार खेलने की कोशिश करेंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप लोगों से कम्युनिकेट करेंगे। कोविड का समय था, मार्केट गिर रही थी, लोग हतोत्साही हो रहे थे, लेकिन आपको उनके साथ एंगेज होना पड़ेगा, उनको एक हौसला देना पड़ेगा। कोविड के बारे में मुझे कितना पता था, बट मैंने इंटरनेट पे और लोगों से कॉन्फ्रेंस कॉल सुन के इतना दवाई के बारे में जान लिया था कि जब मेरे खुद के एक पहचान वाले डॉक्टर बीमार हुए तो उन्होंने अपने कोविड के डॉक्टर को बोला कि जरा नीलेश भाई से बात करो, उनके पास सारी मेडिसिन की बहुत अच्छी नॉलेज है। और मुझे कहना पड़ा कि सर मेरा तो बुकिश नॉलेज है मैं पोपट की तरह बोल सकता हूँ, बट मैं आपको रेकमेंड थोड़ी कर पाऊंगा। इसे नहीं, बट तुम बात तो करो। तो हमारा काम था कोविड के समय में अपने निवेशकों को ये हौसला देना कि ये समय भी चला जाएगा। इन्वेस्टर साइकोलॉजी के बारे में जैसे हम मार्केट क्रैश की बात कर रहे हैं, वो भी आपने ओवर द इयर्स क्या ऑब्जर्व किया है कि जो सीजन्ड इन्वेस्टर्स होते हैं वो मार्केट क्रैश के वक्त क्या साइकोलॉजिकली बिहेव करते हैं, क्या फील करते हैं वर्सेस यंग इन्वेस्टर्स? जब मार्केट गिरता है तो हर किसी को दुख होता है, पैसा टूटता है, हर किसी को दुख होता है, बट फिर उसके ऊपर आप क्या रिएक्ट करते वो आपके हाथ में है। जो एक मंजा हुआ निवेशक है वो उसे अपॉर्चुनिटी गिनता है। जो एक ट्रेडर है जो अपनी लिमिट से ज़्यादा ट्रेड कर रहा था वो उस शॉक में बेहोश हो जाता है। तो एक आप अपनी हैसियत के अनुसार, रिस्क प्रोफाइल के अनुसार खेलिए, और दूसरा करेक्शन को एक नेचुरल वे ऑफ लाइफ की तरह एक्सेप्ट कर लीजिए। मार्केट में उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे, पूनम और अमास आती है वैसे ही मार्केट में तेजी और मंदी आती है। ना आप पूनम को कंट्रोल कर सकते हैं, ना आप अमास को रोक सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही तेजी और मंदी चलती रहेगी। जब मार्केट करेक्शन देगा आपके ऊपर है कि आप उसे अपॉर्चुनिटी बनाए या उसके शॉक में बेहोश हो जाए। सर जैसे हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो अब बताते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, करेक्ट। अभी यंग इन्वेस्टर्स को कभी मेजर पोर्टफोलियो रिव्यूज़ करने चाहिए। लेट्स से कि कोई इन्वेस्टर 10 साल 20 साल 30 साल इन्वेस्ट कर रहा है, या दैट्स फाइन, गुड,
पर अभी मेजर स्टेजेस क्या है जब भी मैं अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करूंगा ड्यूरिंग माय टेन्योर ऑफ इन्वेस्टमेंट? सो अब डॉक्टर के पास जाते हैं ब्लड प्रेशर की दवाई के लिए, तो वो आपको रिव्यू के लिए बुलाता ही है और आप जाते हैं। कई बार दवाई लेने के बाद आपको कुछ बौखलाहट हुई तो वापस डॉक्टर के पास जाते हैं। यही चीज़ आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से करिए। एक उसने जो आपको बताया 3 महीना 6 महीना जो रिव्यू करना है उसके साथ करिए। उसको पूछिए कि मैंने जो ऑब्जेक्टिव दिए थे तुझे वो मैं अचीव कर रहा हूँ कि नहीं, और अगर नहीं अचीव कर रहा हूँ तो मुझे क्या करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए, या मेरे रिस्क प्रोफाइल में अब थोड़ी समझ आई, इसके लिए बदलाव आया है तो मेरा अलोकेशन चेंज करो। तो एक आप जैसे डॉक्टर के साथ रिव्यू के लिए जाते हैं, एनुअल हेल्थ चेकअप करवाते, बस उसी तरह आपके एनुअल वेल्थ चेकअप भी करवाइए। और कई बार जैसे आपको बौखलाहट हुई तो आप डॉक्टर के पास पहुंच गए, वैसे ही कहीं आपको शंका हो गई मार्केट की, कहीं आपको कोई बौखलाहट हुई फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, तब आप अपने एडवाइजर के पास चले जाइए। प्लस दी पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसे मतलब मुझे कार खरीदनी है, मेरे ऑब्जेक्टिव चेंज हो रहे हैं, यस, शायद मेरी शादी हो रही है, बच्चे हो रहे हैं, बच्चे को पढ़ाना है, रिटायरमेंट फंड करना है, मतलब दीज आर ऑल दी स्टेजेस जब भी। एब्सोल्युटली। सो जैसे जैसे आपके रिस्क प्रोफाइल या इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में बदलाव आए, आप अपने एडवाइजर से बात कर सकते हैं। एनुअल हेल्थ चेकअप जरूरी है, एनुअल वेल्थ चेकअप जरूरी है। ओके सर, थोड़ी हमने स्टार्टिंग में बात की थी जियोपॉलिटिक्स की, तो इन द सेम कन्वर्सेशन आई मिस्ड अ कपल ऑफ क्वेश्चंस जो मैं आपको पूछना चाहूँगा। द फर्स्ट वन इज़, जो भी इंडिया की डिप्लोमेसी करंटली हम मेंटेन कर रहे हैं, वी आर मेंटेनिंग पार्टनरशिप विद यूएस एज वेल, जो टैरिफ लगा रहे हैं, फिर भी ओके वी आर बैलेंसिंग अ न्यूट्रल साइड, चाइना के साथ भी वी आर ट्राइंग इफ़ वी कैन पुट अ हैंड ऑफ फ्रेंडशिप, रशिया यूक्रेन के वॉर में भी वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ बैलेंस, चाहे वो ईरान इजराइल हो, मतलब कोई भी हो। तो डू यू थिंक कि ये जो डिप्लोमेसी है, करंट इंडियन डिप्लोमेसी, इज हेल्पिंग स्टेबलाइजिंग द मार्केट इन अ वेरी वेरी स्मार्ट वे, और एम आई जस्ट ओवर थिंकिंग दिस पार्ट? सी, जियोपॉलिटिकल एक बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। यहाँ पे मारे इन्हीं भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही प्रथा है। अमेरिका पाकिस्तान में जाके ओसामा बिन लादेन को मार डाले तो वो टेररिस्ट अटैक नहीं गिना जाएगा, लेकिन कोई दूसरा कंट्री किसी दूसरे देश में जाके ऐसी घटना करे तो उसे टेररिस्ट बुलाया जाएगा। तो हमें तो यही देखना है कि हम अपने हितों की रक्षा कर पाए। भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम में मानता है। हम दुनिया के सारे लोगों का कल्याण चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले उस दुनिया में अपना कल्याण करना चाहिए। आज तक हमारी विदेश नीति बिल्कुल वैसी ही रही है कि सबका भला हो, अपना भी भला हो, औरों का भी भला हो। एंड कई बार उस वजह से लोगों ने हमारा गैर फायदा भी उठाया है। वो एक कहानी थी जिसमें भगवान महावीर स्वामी चंड कौशिक नाग को कहते हैं कि डंस तो नहीं पर फूफाड़ो मारजे। अगर सांप डंस देना बंद ही कर दे तो लोग उसे पत्थर मारेंगे, बट बीच में एक बार हिस कर दिया तो लोग ठिकाने पर रहेंगे। तो हमारी जो विदेश नीति है वो अपने हितों की रक्षा के लिए है। यस, वी डोंट वांट टू हर्ट अदर्स, बट फर्स्ट वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। पहले हम डंस मारना भूल गए, डंस मारना छोड़ दिया तो लोग पत्थर मार रहे थे। अब हम डंस किसी को नहीं मारते बट हिस कर देते, इसलिए लोग ठिकाने पे हैं। सो बेसिकली यू मीन कोई इंडिया को टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले लें कि कोई भी कुछ भी कर लो, ये कंट्री विल बी एक्सेप्टिंग। एब्सोल्युटली। मतलब आज जब यूक्रेन में युद्ध चालू हुआ तो हम अपने बच्चों को निकाल आए, युद्ध रुकवा के निकाल आए, और देशों के बच्चों को भी निकाल के लेके आए। तो ये जो रिस्पेक्ट बनी है वो वसुधैव कुटुंबकम की वजह से ही बनी है। और एक सर पॉइंट इसमें है कि जब भी इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो रहा था, ऑपरेशन सिंदूर, तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि इंडिया हैज़ दी अपॉर्चुनिटी टू सीज POK। बहुत सारे लोग, मे बी अपोजिशंस, बहुत सारी ये चर्चाएं हो रही थी,
बट जो भी हमारा मकसद था, जैसे आपने बोला कि एक बार डसना नहीं है, पर एटलीस्ट दे शुड बी अवेयर कि यहाँ पे अटैक होगा तो इंडिया चुप नहीं रहेगा. दैट्स व्हाट वी डिड एंड देन वी स्टॉप्ड. What I personally feel from the economic perspective is कि they might have nothing to lose, but India has a lot to lose. क्योंकि India is growing at such a rate कि अगर कुछ market instabilize हो जाए तो we might move 5 years, 7 years back. What do you think कि अगर ये war रुका, is this a good economic decision? सो इसके तो बहुत सारे पहलू हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट सिटीजन्स. लक्ष्य करके एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, अनुपम खेर की. उसमें ऋतिक रोशन जो अनुपम खेर एक रईस आदमी है, उसका बेटा है, और फिर उसे पता नहीं है लाइफ में क्या करना, तो फौज ज्वाइन कर लेता है और फिर लड़ने के लिए पहुंच जाता है. और जब लड़ाई चल रही है तब अनुपम खेर और ऋतिक रोशन का एक डायलॉग आता है कि बेटा, मेरे सारे पड़ोसियों कहते हैं कि हमारे बच्चों ने सरहद पे जाके दुश्मन से मुकाबला करना चाहिए, बट मेरा अकेले का बेटा सरहद पे खड़ा है, दुश्मन का मुकाबला कर रहा है. तो जब तक देश में मेंटालिटी ये रहेगी कि नेबर का लड़का सरहद पे जाके दुश्मन से लड़े और मेरा बच्चा टीवी पे उस लड़ाई को देखे, तो वो देश कुछ नहीं कर सकता. जिस दिन हम अपने बच्चों को दुश्मन से लड़ने के लिए सरहद पे भेजने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो कोई दुश्मन आंख उठा के हमें नहीं देखेगा. एक और चीज है, लाइक कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी करके एक बहुत अच्छे गुजराती लेखक थे, हिंदी में भी उन्होंने लिखा है. उन्होंने पाटन की सिद्धराज जयसिंह के समय की घटनाओं को वर्णन किया था. राजाधिराज पाटननी प्रभुता गुजरातनो नाथ, वो टाइप के बुक्स में. उनमें एक कैरेक्टर था मुंजाल मेहता, वो महामात्य थे सिद्धराज जयसिंह के. और एक कैरेक्टर है जो आके कहता है कि दुश्मन सीमा पे खड़ा है और आज नहीं तो कल वो आपके ऊपर अटैक करेगा. एंड हम सब अलग अलग राजाओं को मिलके उसका मुकाबला करना पड़ेगा. एंड मतलब अब पूरा तो याद नहीं है, बट मुंजाल मेहता उसे कहता है कि मुंजाल तो अपनी मुंजाल पोतानी मढुली साचव से बाहर शू थसे मने खबर नहीं. तो हमारे देश में अभी भी बहुत सारी फॉल्ट लाइन्स हैं. कहीं पे कास्ट है, कहीं पे रिलीजन है, कहीं पे लैंग्वेज है, कहीं पे रिच एंड पुअर है. हम लोग सब अपनी अपनी छोटी मढुली को सुरक्षित करने में समय व्यर्थ करते हैं. देश के लिए बहुत कम लोग सोचते हैं. इसीलिए दुश्मन हमारे ऊपर खराब आंख डाल सकता है. जिस दिन 144 करोड़ भारतीय एक हो गए, हमें न रिलीजन डिवाइड कर पाए, न कास्ट डिवाइड कर पाए, न लैंग्वेज डिवाइड कर पाए, तब कोई दुश्मन नजर नहीं बिगाड़ेगा. ट्रू, वेरी वेल सेड सर. तो सरकार क्या करेगी वो छोड़िए, एज ए सिटीजन आप क्या करने वाले वो सोचिए ना. ट्रू ट्रू. मतलब प्रधानमंत्री कहते हैं स्वदेशी अपनाइए, आप उसे इम्प्लीमेंट कर दीजिए. एज ए सिटीजन वही आपके लिए सबसे अच्छा है. राइट. ओके, तो कमिंग बैक फ्रॉम जियोपॉलिटिक्स टू अवर कन्वर्जेशन, एक बात मैं ये कर रहा था, बहुत क्विक मनी मेकिंग स्कीम्स की तो हमने बात की, बट लॉन्ग टर्म में पीपल वांट टू बिल्ड रियल वेल्थ. तो आपका एक कोट था ट्विटर में, आई हैव नोटेड इट डाउन. इक्विटी इज द ग्रोथ engine ऑफ वेल्थ क्रिएशन. विदाउट इट यू can't even keep up with your current lifestyle in the future. If you can elaborate and expand this. सो वेल्थ कैसे बनती है? बिजनेस करके. बिजनेस आपको किसके साथ करना चाहिए? कैपेबल आदमी के साथ. अब मैं अंटिला में चला जाऊं मुकेश भाई के पास कि मुकेश भाई मुझे आप पार्टनर बना दीजिए, बिकॉज आपसे अच्छा बिजनेसमैन भारत में कोई है नहीं, तो मुझे तो गेट से ही निकाल देंगे, एंट्री ही नहीं मिलेगी. बट मैं जब जाके मार्केट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक शेयर खरीदता हूँ, मैं मुकेश अंबानी का पार्टनर बन जाता हूँ. अब अगर आप टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, जिंदल, दोषी, संघवी, शाह इनसे पार्टनरशिप कर ले तो आपकी वेल्थ अर्जित होगी ही होगी. तो लोग स्टॉक मार्केट को जुआ समझते हैं. आप इससे
पार्टनरशिप समझिए, हम्म, अ पार्टनरशिप विद इंडियाज बेस्ट ब्रेन, बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स, तो अपने आप आपकी वेल्थ बनेगी। हम्म। काम वो करेंगे, पैसा आप कमाएंगे। हम जब सीरियस वेल्थ की बात करते हैं सर, तो एक यंगस्टर्स का एस्पिरेशन क्या होता है? आपने जैसे बोला कि बिफोर योर इन्वेस्टिंग जर्नी बिगिंस आपके गोल्स होने चाहिए। जो 25 साल में 26 साल में इन्वेस्ट करते हैं उनका गोल यही होता है कि आई वांट टू मेक माय मनी वर्क फास्ट फॉर मी और इवन ग्रो अ सीरियस वेल्थ आउट ऑफ दिस। तो आप मुझे एक फ्रेमवर्क बताइए कि कोई यंगस्टर्स है वो अब रियल वेल्थ इन अ लॉन्गर टर्म कैसे क्रिएट कर सकता है, रियल वेल्थ। अगर बहुत ज़्यादा पैसा बनाना है तो बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। अगर कम पैसा बनाना है तो कम जोखिम ले सकते हैं। अब हर किसी के रिस्क लेने की औकात है नहीं, बिकॉज रिस्क दोनों डबल एज स्वॉर्ड है। चली तो आपके फेवर में और नहीं चली तो आप ही कट जाओगे। तो मेरे हिसाब से वेल्थ को आप इस तरह से देखिए कि आपको फिनेंशियल सुरक्षितता प्रदान करें, आपको किसी के पास हाथ लंबे करने की ज़रूरत नहीं पड़े, आप अपनी ज़रूरियातों को, अपनी नीड्स को आसानी से मीट कर पाएँ, खर्चा करने से पहले सोचना नहीं पड़े। तो ये फिनेंशियल सिक्योरिटी आपकी रियल वेल्थ है। अब किसी के लिए वो 5 करोड़ है, किसी के लिए 500 करोड़ है। तो आप पहले तो ये डिसाइड करिए कि आपको किस प्रकार की सुरक्षितता चाहिए। हर किसी को 500 करोड़ बनाना है, बट भाई तेरे पास रिस्क एपेटाइट है उस प्रकार का रिस्क लेने की? अगर नहीं है तो फिर क्यों वो ख्वाब देखना? ख्वाब ऐसे देखने चाहिए जो आप हासिल कर सकें। ट्रू ट्रू। तो म्यूचुअल फंड्स आर नॉट मेंट फॉर सम क्रेजी वेल्थ क्रिएशन, वो वेंचर कैपिटल में होगा। वी आर हियर टू क्रिएट योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। सर इतने सारे इंडिया में स्टार्टअप्स हो रहे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग, एंजल इन्वेस्टिंग, और क्या यंगस्टर्स को भी स्टार्टअप में भी इन्वेस्ट करना चाहिए? 100% करना चाहिए, बिकॉज स्टार्टअप इन्वेस्टिंग भी क्या है, पार्टनरशिप ही है। आप किसी स्टार्टअप फाउंडर के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। अब आप उसे एकदम यंग एज में पकड़ ले तो ज़्यादा पैसा बनेगा। पहले के ज़माने में जब आईपीओ आते थे तो वो स्टार्टअप आईपीओ ही थे। कंपनी सेटअप हो रही है, वो कैपिटल मार्केट में आ गए, बहुत सारी कंपनियां फेल गई, कुछ सक्सेसफुल हुई। तो मेरे हिसाब से स्टार्टअप इन्वेस्टिंग, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट, लिस्टेड कंपनी इन्वेस्टमेंट, ये सभी चीज़ों को आप पार्टनरशिप के नज़रिए से देखिए। मतलब जो आपका एसेट एलोकेशन होता है उसमें स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट कुड आल्सो बी वन पोर्शन। डेफिनेटली। मतलब अच्छा बिजनेसमैन अगर आपको स्टार्टअप में मिलता है तो उसको बैक करने में गलत क्या है? बट हाँ, इलिक्विड रहेगा, रिस्क ज़्यादा रहेगा, उस हिसाब से निवेश करिए। आप पर्सनली डू यू इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स? आई हैव इन्वेस्टेड इन कपल ऑफ स्टार्टअप्स। ओके, एंड दे डूइंग वेल? हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता, 2-3 एकदम खराब गए, 2-3 अच्छे गए। ट्रू, राइट। तो सर आपका मतलब टिपिकल डे की बात करें तो व्हाट लाइक अ डे इन नीलेश शाह's लाइफ लुक लाइक? सो एज अ सीईओ आपका काम है फायर फाइटिंग का। आपके नीचे टीम है, वो आते रहेंगे आपके पास, तो आप उनके प्रॉब्लम्स सुलझाइए। तो वो एक फायर फाइटिंग जॉब है। अब आप हमेशा फायर फाइटिंग करते रहेंगे तो सोचेंगे कब कब डायरेक्शन देंगे। तो कुछ समय आप सोच में लगाते हैं कि मैं इस कंपनी को कैसे आगे लेके जाऊं। कुछ आप समय रिस्क मैनेजमेंट में लगाते हैं कि भाई जो चल रहा है सब बराबर चल रहा है, मेकर चेकर होना ज़रूरी है। मेरे सारे कलीग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरह काम करते हैं, बट मैं उनके ऊपर निगरानी तो रखूँगा ही रखूँगा। और फिर कुछ आप अपने लिए करेंगे, पढ़ाई करेंगे, सोचेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन हो जाता है कि आप एक निगहबानी रखिए जो आपके ऊपर दायित्व है उसका। दूसरा, आप डायरेक्शन दीजिए ताकि फ्यूचर सिक्योर हो। तीसरा, अपने कलीग्स की परेशानी उलझने सॉल्व करिए बिकॉज यू आर हियर टू हेल्प देम। एंड फाइनली, लर्न एंड रीड सो दैट यू रिमेन रेलेवेंट। पहली 3 चीज़ें आपने बताई वो तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बताया होगा। आई वांट टू टॉक अबाउट द फोर्थ थिंग, क्योंकि इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट फंड मैनेजर्स जब भी एडवाइस देते हैं तो लोग उनकी ऑफ कोर्स सुनते हैं। तो लोग भी ये ज़रूर जानना चाहेंगे, हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेंगी कि अपार्ट फ्रॉम वर्क एट दी कोटक AMC ऑफिस, आप घर पे मतलब क्या करते हैं? स्विचिंग ऑफ आफ्टर द वर्क, व्हाट यू डू एज नीलेश शाह? सो एक
मतलब अब मैं उस मकाम पे पहुंचा हूं जहाँ पे रिलेशनशिप की वैल्यू ज़्यादा है। तो कोशिश है कि क्वालिटी टाइम बिताए फैमिलीज में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में। दूसरा, लिखाई पढ़ाई आप ऑफिस में भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। तीसरा, कोई ना कोई हॉबी होनी चाहिए कि जिससे आप अपने आप को डिस्ट्रेस कर पाए। अब पहले मुझे हिंदी मूवीज़ देख के डिस्ट्रेस हो जाता था, फिर स्पोर्ट्स देख के डिस्ट्रेस हो जाता था, अब मेडिटेशन करके डिस्ट्रेस हो जाता है। ओके। तो आप अलग अलग तरीके से अपने आप को रिलेवेंट रखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा नॉलेज पाके, थोड़ी अपनी फिटनेस बढ़ा के, मेंटल एंड फिजिकल, और थोड़ा अपने रिलेशनशिप में निवेश करके। पैसे जितने ज़रूरी है उतना ही रिलेशनशिप ज़रूरी है, और पैसों के लिए जितना निवेश करना ज़रूरी है उतना ही रिलेशनशिप में निवेश करना ज़रूरी है। मैंने 30-35 साल इतनी बिजी लाइफ अपनाई है कि मैंने सारी रिलेशनशिप को कहीं टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। मतलब बस फ़ोन करूँगा, मेरे दोस्त मेरे लिए काम कर देंगे। अब मतलब मेरी कोशिश ये है कि जब वो फ़ोन करे तो मैं उनका काम कर सकूं। ट्रू। आपने बहुत दो ऐसी चीज़ें बोली कि आप मेडिटेशन भी करते हैं और साथ में एट दिस एज ऑल्सो आप नॉलेज के लिए, इतना नया सीखने के लिए यू आर वेरी क्यूरियस। तो मुझे ये दोनों चीज़ बताया कि मतलब इफ़ यू मेडिटेट, हाउ डू यू मेडिटेट, मतलब कोई ऐप है, चैंटिंग करते क्या करते हैं, और साथ में नॉलेज के लिए व्हाट डू यू डू, मतलब यू रीड बुक्स और कौन से सोर्सेज है? माई वाइफ इज़ ईशा वॉलंटियर, तो हम लोग ने साथ में मिलके संभावी क्रिया की है, तो वो तो बहुत आगे बढ़ गई। मैं अभी भी बिगिनर स्टेज पे हूँ। तो जो संभावी मेडिटेशन है वो करता रहता हूँ। जैन हूँ तो कभी नवकार मंत्र, कभी लोगस, वो पढ़ता रहता हूँ। लिखाई पढ़ाई, रीडिंग, राइटिंग, ये नॉलेज सीकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। और कई बार हम ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं कि अच्छे अच्छे आर्टिकल शेयर हो जाते हैं, अच्छे अच्छे रिसर्च रिपोर्ट शेयर हो जाते हैं। कुछ ऐसे दोस्त बन गए हैं जिसको आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो ये सब कॉम्बिनेशन है। सोर्सेज तो बहुत हैं, आप में इंक्लिनेशन होना ज़रूरी है। आज कई बार लोग कहते हैं कि हमें अनुभव नहीं है, हमें पता नहीं है। मैं बोलता हूँ इंक्लिनेशन बना लो, इंक्विजिटिवनेस बना लो, सारा अनुभव अपने आप आ जाएगा। बहुत सारे रिसोर्सेज भी बढ़ गए हैं जैसे आपने बोला। यस। तो मतलब अगर हम लेट्स से न्यूज़ की बात करते हैं, तो आप अपना न्यूज़ कंजम्पशन कहाँ से करते हैं? न्यूज़पेपर, चैनल्स? मतलब अलग अलग तरीके हैं। बेसिक जियोपॉलिटिक या लोकल न्यूज़ तो आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएंगे, बट कई बार आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो रिसर्च रिपोर्ट से मिल जाएगी। कई बार आपको अनुभव चाहिए कि भाई इसने एक्स लिखा है, उसने वाई लिखा है, दोनों ऑपोजिट है, सच क्या है, तो आप किसी अनुभवी के पास जाएंगे। तो बेसिकली आपका माइंडसेट होना चाहिए कि आई एम अ स्टूडेंट, एंड जहाँ पे ज्ञान मिले वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए, शर्म नहीं आनी चाहिए। आज मतलब मैं अपने एनालिस्ट के पास पहुंच जाता हूं पूछने के लिए कि भाई जरा ये समझा क्या है। आज तक मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि यार मैं सीईओ हूँ, मैं कैसे उसके पास जाके पूछ सकता हूँ कि भाई मुझे समझा, मुझे समझ नहीं आता है। वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट है, उसे मालूम है, उसने काम किया है, तो पूछने में काहे की शर्म। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेसन टू लर्न फॉर यंगस्टर्स कि कभी मतलब अपने से इन्फीरियर या क्वालिटी या स्किल में कोई कम हो तो सीखने में देयर इज नो अशेम। एब्सोल्युटली राइट। तो सर आप हमने देखा है कि ट्विटर में भी यू आर वेरी एक्टिव। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप जब भी फ़ोन यूज़ करते हैं तो विच फाइनेंशियल एप्लीकेशंस डू यू हैव इन योर फ़ोन विच मे बी यंगस्टर्स कैन यूज़? सो जहाँ पे मुझे नॉलेज चाहिए वो वहाँ पे मैं पहुँच जाता हूँ। तो प्राइस के लिए मेरे पास ब्लूमबर्ग है, मनी कंट्रोल है। रिसर्च के लिए मैं स्क्रीनर को भी यूज़ करता हूँ, ब्लूमबर्ग में भी डेटा मिल जाता है। फिर हमारी कुछ प्राइवेट ऐप है जिससे मेरी कंपनी के रिसर्च को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। व्हाट्सएप रहता है, ईमेल रहती है, गूगल सर्च है। अब एआई को लिवरेज करता हूँ, सो ग्रोक है, लामा है, परप्लेक्सिटी है। तो नॉलेज के लिए आपको रास्तों की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर ये मंजिल
पे पहुंचना है, ये रास्ता ठीक नहीं तो कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेने का। एआई में मतलब आप क्या सर्च करते हैं मेनली? इज इट कंपनी रिसर्च के लिए होता है या फिर मोर ऑफ अ करंट ट्रेंड्स, जियोपॉलिटिक्स? सो इट्स अगेन लाइक वेराइटी ऑफ थिंग्स। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है उसको एआई के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। इट्स जस्ट लाइक रिप्लेसिंग बार- गूगल? इट्स मोर देन गूगल बिकॉज एआई कुड बी इंटरेक्टिव, गूगल कुड बी लेस इंटरेक्टिव, बट अभी गूगल में भी जेमिनी आ गया है तो वो भी इंटरेक्टिव बनने की कोशिश कर रहा है। अल्टीमेटली हमारी संस्कृति में कहा गया है कि जो अच्छे सवाल पूछेगा उसे सबसे ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। एआई भी बिल्कुल वैसी ही है, अगर आप अच्छे प्रॉम्प्ट देंगे आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा। राइट। ओके सर, मूविंग टूवर्ड्स द क्लोजिंग एंड सच अ ब्यूटीफुल पॉडकास्ट, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इंडिया में इतने सारे लोगों के आप फाइनेंशियल आइडल है, आपका फाइनेंशियल आइडल कौन रहा है ओवर द इयर्स? सो हर किसी से सीखते रहने का मतलब, कुछ समय पहले मैं एक क्लास लेने गया था तो वहाँ पे जो कुछ लोग बैठे थे स्टूडेंट, उनकी नॉलेज कुछ कंपनीज के बारे में मेरे से ज़्यादा थी तो मैंने उनसे ही सीख लिया। तो हमेशा सबके पास से सीखने का, सुनिए सबकी, करिए अपनी, बट हमेशा स्टूडेंट ऑफ द मार्केट रहिए। कभी ये गुरूर मत रखिए कि मैं मार्केट का गुरु बन गया हूँ। जिस दिन वो गुरु रखेंगे जमीन पे जोर से पड़ेंगे। ट्रू। आपका कोई मतलब ऐसा मेंटर या गुरु कोई रहा हो? बहुत सारे गुरु रहे, उन्होंने सिखाया तब तो यहाँ पे पहुँच पाए हैं, तो हर किसी से सीखा है। मेरे बहुत सारे सहयोगी थे जो मेरे गुरु हैं, बहुत सारे बॉसेस हैं जिन्होंने गाइडेंस दिया, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिसकी कंपनी में हमने निवेश किया, उनके पास से भी सीखा। तो सीखने में शर्म का है कि सामने समंदर पड़ा है, जितना पानी पी सकते हैं पी लीजिए। ट्रू। ओके सर, बिफोर वी क्लोज, जस्ट 2 क्वेश्चंस। पहला कि इंडिया में करंटली आपको थीमेटिक सेक्टोरियल्स होते हैं, तो कौन सा सेक्टर आपको लगता है जहाँ पे से इंडिया में से नेक्स्ट टेस्ला, नेक्स्ट गूगल, नेक्स्ट एप्पल ऐसा कुछ आ सकता है? टेस्ला में भी उसका सीटीओ इंडियन था, गूगल में सर्जेई ब्रेन और लैरी पेज को सिखाने वाला भी इंडियन था प्रोफेसर, उन्होंने 10% गूगल उनको दी थी। तो जिस दिन ये भारतीय टैलेंट बाहर जाके काम करने की जगह पे देश में बैठेगी और हम वो इकोसिस्टम बना पाएंगे कि वो लोग काम कर पाए, तो मेरे हिसाब से जिस सेक्टर की टैलेंट इंडिया में रहेगी वहाँ पे हम काम कर देंगे। सी, हम क्रेडिट देते हैं इन अच्छे अच्छे कंपनीज को, क्रेडिट जानी चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स तो अच्छे है ही है, बट इकोसिस्टम भी उतना अच्छा है। हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, बट उस बीज को हम ऐसी मिट्टी नहीं दे पाए कि वो फले फूले। जिस दिन हम वो मिट्टी बना पाएंगे कि वो बीज किसी दूसरी भूमि में नहीं लगे, हमारे देश की भूमि में लगे, ये सारी कंपनी भारत में बनेगी। जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है या फिर जो इकोसिस्टम की आपने बात की, इट्स नॉट फाइनेंस, इट इज ऑल्सो एनकरेजमेंट। मतलब बचपन में एक जोक सुना था, एक भारतीय क्रैब एक्सपोर्ट करता था बट ओपन कंटेनर में करता था, ऊपर ढक्कन ही नहीं मारता था। तो उसके एक्सपोर्टर ने पूछा, उसके इंपोर्टर ने पूछा कि भाई आप क्रैब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सब चले जाएंगे जर्नी के अंदर। इसे नहीं साहब, ये भारतीय क्रैब है, जैसे एक ऊपर जाएगा बाकी 2 लोग उसे नीचे खींच लेंगे, कोई बाहर नहीं निकलेगा। तो ये जो क्रैब मेंटालिटी हमारे में है कि कोई गिरा तो उसे हाथ नहीं देते, उसे हम लात मारते हैं, वो छोड़नी पड़ेगी, फेलियर को अपनाना पड़ेगा। आज फैमिली में भी जब अपना बच्चा फेल हो जाता है तो हम उसे प्रोत्साहित करते हैं, सपोर्ट देते हैं, या बोलते हैं ये तो तेरे से होने वाला ही नहीं था, क्यों अटेम्प्ट किया। मेंटालिटी बदलने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल इकोसिस्टम तो चाहिए बट क्रैब मेंटालिटी भी छोड़नी पड़ेगी। वेरी ट्रू सर। एंड सर, बिफोर वी क्लोज द कर्टेन्स डाउन, कोई आपका लास्ट मैसेज या फिर ये पॉडकास्ट में से कोई एक चीज़ आपको पिक करनी हो फॉर अवर यंग इन्वेस्टर्स, वन लास्ट मैसेज? Just one thing, be a student for life. Beautiful sir. Thank you so much Nilesh sir. It is really an honor for me to do a podcast with you. और आपने जो आज अपना टाइम दिया, इतनी ब्यूटीफुल तरीके से ये चीज़ों, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को इतना सिंप्लीफाई किया,
आई एम वेरी श्योर कि अपनी ऑडियंस भी इतनी ही ग्रेटफुल होंगी आपका ये टाइम देखकर. थैंक यू. थैंक यू सो मच सर. Markets are moving, but is your portfolio keeping up? At Udani Capital Services, we offer a free portfolio review backed by strong research to uncover missed opportunities, rebalance smarter, and drive stronger growth. Don't let your money fall behind. Get a second opinion with UCS. Click on the link in the description below.